नमस्ते दोस्तों। हिंदी के इस लेक्चर 9 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमने आपको बताया था कि जो वो सबसे पहला चैप्टर हिंदी व्याकरण का जो हमने पढ़ा था वर्ण, जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं, उसका जब ये जितने भी जो लेक्चर्स हैं उससे संबंधित, तो हमने 2 या 3 लेक्चर जो हैं वर्ण और व्यंजन को दिए थे। तो उससे संबंधित अब जितने भी प्रश्न हैं वो हम आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उससे क्या होगा कि एक तो आपको पता चल जाएगा कि जब प्रश्न सामने आता है ना, तो आप सही भाषा का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं और सही विकल्प आप चुन पाते हैं या नहीं। वैसे तो आपके पास डिस्क्रिप्टिव पेपर ही आएगा, ये आप सभी जानते हैं, बट स्टिल एमसीक्यूज अगर थोड़े से आप कर लेंगे, उससे ये होगा कि आप सही उत्तर जानते भी हैं या नहीं जानते हैं। बाकी सही भाषा का चयन तो आपको करना ही है जब आप परिभाषाएं लिखेंगे, अगर उस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो ये जो लेक्चर 9 है इसमें हम केवल अभ्यास प्रश्न ही करेंगे। और याद रखिए, हमने आपसे कहा था कि इस विषय से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पहले हम वो करेंगे और उसके बाद हम कुछ अन्य अभ्यास प्रश्न करेंगे, जिससे ये टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। लेकिन ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहती हूँ कि आप अपने पास एक मतलब चाहे कॉपी पेन रख लें या फिर अपने माइंड में ही आंसर खुद सोचिए पहले, उसके बाद यहाँ पर आप आंसर देखिएगा, क्योंकि नहीं तो उससे कोई फायदा नहीं है। अगर आप मतलब क्वेश्चन भी देखते रहे, आंसर साथ साथ ही देखते रहे, तो पहले मतलब साथ साथ देखिए, लेकिन पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद उत्तर देखिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि आपको जो ये टॉपिक है कितना क्लियर है। चलिए, तो सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो 2018 में सबसे पहले एक जो क्वेश्चन है वो आया था 2018 में कि फ का उच्चारण स्थान लिखें। ये देखिए, जैसे है यथा निर्देश उत्तर दें। तो प्रॉपरली पूछा गया है कि अब जैसे इसे हम फ कहते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये फ है, क्योंकि जो फ है वो एक्चुअली में कैसे लिखा जाता है, इस प्रकार से फ के नीचे ये जो बिंदु लगा होता है और ये आगत व्यंजन है, जबकि जो फ है वो आपका जो संस्कृत से निकली है हिंदी, उसका उसमें इसका उच्चारण स्थान फ होता है, जैसे फल। तो इसमें फ का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ। तो आप वैसे तो कहने के लिए आप ओष्ठ लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी, पेपर में अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए कि फ का उच्चारण स्थान लिखें, तो आप प्रॉपरली लिखेंगे कि फ का उच्चारण स्थान होता है, आगे लाइन मार्कर, ओष्ठ। ये देखिए इस प्रकार से ओष्ठ मतलब होंठ। होंठ जो इसका जो उच्चारण स्थान है, आपने अच्छे से पढ़ा ही था पिछले लेक्चर में। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे, क्योंकि अगर आपने सीधा ओष्ठ लिख दिया तो कभी कभी एग्जामिनर पर थोड़ा सा इंप्रेशन जो है वो सही नहीं पड़ता। मैं ये नहीं कह रही हर क्वेश्चन में फालतू की लाइंस जो है आप जोड़िए, लेकिन जहां पर आप प्रॉपरली लिख सकते हैं कि फ का उच्चारण स्थान होता है, आगे लाइन मार के, ओष्ठ है, तो वो ज्यादा बेहतर लगता है। और इस लेवल पर आकर आपको इस प्रकार से ही उत्तर लिखना भी चाहिए। अब देखिए 2017 में जिस प्रकार से प्रश्न आए थे, सबसे पहले तो पेपर में आपको निर्देश बहुत ध्यान से पढ़ना है प्लीज। निम्नलिखित अवधारणाओं में से किन्हीं 5 की 1 या 2 वाक्यों में परिभाषा देते हुए उनका एक एक उदाहरण दीजिए। अब निम्नलिखित अवधारणाओं में से किन्हीं 5 की, अब क्या होता है कभी कभी स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी में देखते नहीं है और वो 8 यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है ना, जो आपके पास क्वेश्चन है, और आठों की वो लिख डालते हैं, और यहाँ पर एक एक उदाहरण कहा है। तो अगर आपको 2 पता है, कोई बात नहीं, आप 2 लिख दीजिए, लेकिन वो दोनों सही होने चाहिए। ऐसा ना हो आपको लगे कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है लेकिन मैं 2 लिख दूंगा तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। हो सकता है कि 2 लिखने के चक्कर में आप एक गलत लिख दें, लेकिन अगर आप श्योर हैं कि आप सही लिख रहे हैं तब उसमें फिर कोई एतराज नहीं, आप लिख दीजिए 2 उदाहरण। अब ये 5 जो है अवधारणाएं उनका लिखना है और 10 मार्क्स का है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे क्रिया विशेषण है या कुछ भी, वो 2-2 नंबर का होगा, और 2-2 नंबर में 1 नंबर जो होगा वो परिभाषा का होगा और 1 नंबर आपका उदाहरण का होगा। तो अब जैसे इन आठों में से जो वर्ण व्यंजन हमने पढ़े, उसमें से कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं इसमें, जैसे क्रिया विशेषण नहीं, भाववाचक संज्ञा नहीं, कर्मवाच्य नहीं, अव्यय शब्द नहीं, महाप्राण ध्वनिया। ये देखिए, और मैंने आपको कहा था ना, ध्यान से आपको पढ़ना है कि यहाँ पे महाप्राण ध्वनिया लिखा हुआ है या महाप्राण व्यंजन लिखा हुआ है, क्योंकि आपको परिभाषा उस अकॉर्डिंगली ही लिखनी है। फिर संयुक्त व्यंजन, ये देखिए ये भी यहाँ पे दिया गया है।
तो पेपर में ये सब पूछा जा सकता है। फिर मिश्र वाक्य नहीं है इसका, विस्मयादि बोधक नहीं। तो हम 5th और 6th इन दोनों का यहाँ पर देखेंगे कि कैसे हम लिख सकते हैं। सबसे पहले तो महाप्राण ध्वनियों का देखिए। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास बल अधिक लगता है उन्हें महाप्राण ध्वनियां कहते हैं। पंच वर्गों में दूसरी और चौथी ध्वनियां महाप्राण हैं। काम खत्म। और इनकी संख्या 15 होती है। अब ये देखिए, यहां मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए लिख दिया कि इनकी संख्या 15 होती है और ये सारे लिख दिए, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ यहां तक परिभाषा लिखिए कि जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास बल अधिक लगता है उन्हें महाप्राण ध्वनियां कहते हैं। पंच वर्गों में दूसरी और चौथी ध्वनियां महाप्राण होती हैं या हैं, यहां तक लिख के फिर लिख दीजिए जैसे, जैसे करके लिख दीजिए ख घ, बस इतना भी लिख देंगे। अगर इनमें से ये जो 15 आपको दिए गए हैं वर्ण, इनमें से कोई 2 वर्ण भी लिख देंगे, बहुत मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि वो बेसिकली इतना जानना चाहते हैं कि आपको उन चीजों का पता है या नहीं है। तो 2 पंक्तियों में आपने डेफिनेशन लिख दी और जैसे करके आपने 2 उदाहरण दे दिए, काम खत्म। इतना भी कर सकते हैं आप। फिर देखिए, महाप्राण ध्वनियों का तो हमने कर लिया। अब आते हैं हम संयुक्त व्यंजन पर। संयुक्त व्यंजन की आप कैसे परिभाषा दे सकते हैं? ये देखिए, जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन एक तरह से व्यंजन का ही एक प्रकार है। संयुक्त व्यंजन में जो पहला व्यंजन होता है वो हमेशा स्वर रहित होता है और इसके विपरीत दूसरा व्यंजन हमेशा स्वर सहित होता है। अब आप ये वाली जो लाइन है इसे छोड़ सकते हैं, ये लाइन इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो है कि जैसे संयुक्त व्यंजन में जो पहला व्यंजन होता है वो हमेशा स्वर रहित और दूसरा व्यंजन हमेशा स्वर सहित होता है, ये आप लिख सकते हैं, ये अच्छी चीज है। और इसका मतलब क्या होता है, अब जैसे संयुक्त व्यंजन की हिंदी वर्णमाला में कुल संख्या 4 है जो कि निम्नलिखित है। और जैसे ये देखिए क्ष त्र ज्ञ श्र, ये जो 4 हैं इनमें क्ष जो है वो क और श से मिलकर बना है। तो ये जो क होता है, जो पहला जो व्यंजन होता है वो हमेशा स्वर रहित होता है, बिना स्वर के, लेकिन जो दूसरा व्यंजन है वो स्वर के साथ है। तो इसलिए इसका ये मतलब है। तो ये क्ष बना। तो इन चारों में से, ठीक है ना, अब जैसे यहाँ पे कि संयुक्त व्यंजन की हिंदी वर्णमाला में कुल संख्या 4 है, तो ये आप चारों भी लिख सकते हैं और इन चारों में से कोई एक भी लिख सकते हैं। कि जैसे इतना लिख दिया आपने कि संयुक्त व्यंजन की हिंदी वर्णमाला में कुल संख्या 4 है और फुल स्टॉप डाल के एक उदाहरण और डैश करके आप जैसे क्ष का लिख देंगे, क्ष, और ये पूरा लिख दीजिए। फिर आप देखेंगे तो जैसे यहाँ क स्वर रहित है और श जो है वो स्वर सहित है, अस्वर के साथ है। तो इससे क्या होगा कि आपने अपना आंसर लिख भी दिया और उसे जस्टिफाई भी कर दिया। आपको ये चारों लिखने की भी जरूरत नहीं है चाहे, ठीक है ना, आप इन चारों में से एक भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम है तो बेटर रहेगा चारों ही लिख दीजिए, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो प्लीज इनमें से कोई एक लिखिए, कोई ऐसा नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा वो देना है, क्योंकि प्रॉपर लिखा हुआ है कि उनका एक एक उदाहरण दीजिए। तो आप किसी भी संयुक्त व्यंजन का कोई एक उदाहरण दे सकते हैं, दैट्स इट। चलिए, अब ये तो था जो हमारे पास पेपर में आए हुए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। और याद रखिए, आपको लगेगा कि अभी मैम ये तो बस 2 या 3 ही क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे करके एक व्याकरण जो है अभी पिछले 3-4 सालों में थोड़ी ज्यादा आने लगी है। तो हम आशा करते हैं कि आगे जो पेपर है उसमें और ज्यादा आ सकती है, इसलिए हम आपको हर चीज जो है वो डिटेल में बता रहे हैं। अब आगे अन्य अभ्यास प्रश्नों पर चलते हैं और ये एमसीक्यूज होंगे। और फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, कोशिश कीजिए प्रश्न देखकर पहले स्वयं से उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद हमारा उत्तर देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? छ। अब इसे बोलकर देखिए। सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए, अगर आपने उच्चारण स्थान वाला ध्यान से पढ़ा है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग मोस्टली कंठे ध्वनियां होती हैं, च वर्ग मोस्टली तालव्य ध्वनियां होती हैं, और जो छ है वो कौन से वर्ग को बिलोंग करता है? च वर्ग को ही बिलोंग करता है। और फिर भी आप इसे एक बार बोल के देखिए, च छ। तो इसमें आपकी जो जीभ है वो सीधी है और मुंह के ऊपर वाले जो छत है उस पर टच हो रही है, तो ये आपकी तालव्य ध्वनियां हुई। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन है आपका थर्ड ऑप्शन। आगे देखिए,
हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 10 है, 11 है, 12 है या 13 है? तो इसमें कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि पेपर में आपसे डिस्क्रिप्टिव पेपर में पूछा जा सकता है हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं, नाम लिखिए। तो उसमें आप लिख सकते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर कितने होते हैं, वो आप बताइए पहले। तो मैं आपको बता दूं, हम गिनना स्टार्ट करते हैं, अ से गिनना स्टार्ट करते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, यानी कि कुल मिलाकर 11 स्वर होते हैं। याद रखिएगा, अंग और अह स्वर नहीं होते, वो अयोगवाह होते हैं, क्योंकि वो ना तो पूर्ण रूप से स्वर होते हैं ना ही पूर्ण रूप से व्यंजन। तो इसलिए कुल जो स्वर हैं वो 11 हैं हिंदी में। आगे देखिए, निम्न में से स्वर यंत्रीय वर्ण कौन सा है? स्वर यंत्रीय, ये आपको याद होगा जब हमने उच्चारण स्थान पढ़ा था, केवल एक ऐसा वर्ण है जो हमने कहा था जो स्वर यंत्रीय है, और वो है आपका ह। क्योंकि ह जो है वो मुंह का कोई भी पार्ट कहीं टच नहीं करता, वो सीधा आपके अंदर से निकलता है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन है आपका थर्ड ऑप्शन, ह आपका स्वर यंत्रीय वर्ण है। आगे देखिए, अनुस्वार का मूल क्या है? अनुस्वार का मूल यानी कि अनुस्वार का आधार क्या है? अनुस्वार स्वर होता है, व्यंजन होता है, उत्क्षिप्त है या अयोगवाह? तो आई गेस बहुत सिंपल है ये। अनुस्वार ना तो पूर्ण रूप से स्वर होता है ना पूर्ण रूप से व्यंजन, और उत्क्षिप्त व्यंजन तो ड़ और ढ होते हैं। तो इसलिए अनुस्वार का मूल है अयोगवाह, ये अयोगवाह होता है। अगला प्रश्न देखिए, घ किस प्रकार का वर्ण है? आहा, अब ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो पेपर में, डिस्क्रिप्टिव पेपर में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि उन्हें पता है। अब जैसे यहाँ पर है घ किस प्रकार का वर्ण है, अब यहाँ तो हमने आपको ऑप्शन दे दिए, लेकिन अगर पेपर में आए तो सबसे पहले तो आप ये कहेंगे घ एक स्पर्श व्यंजन है, और ध्वनियों की बात करें तो यह सघोष और महाप्राण है। क्योंकि आपको याद होगा, अब यहाँ पर जैसे घोष और प्राणता की बात है, अघोष और सघोष की पहचान क्या थी? अघोष जो होते हैं वो होते हैं पहले 2 कॉलम, और बाकी के जो 2 कॉलम हैं वो होते हैं सघोष की। जैसे क, ख, च, छ, ये सारे अघोष होते हैं, और जो थर्ड और फोर्थ कॉलम वाले होते हैं वो सघोष होते हैं। तो इसलिए जो घ है वो फोर्थ रो है, तो इसलिए वो सघोष हुआ। तो इसलिए अघोष वाले ऑप्शन तो पहले ही काट दीजिए। अब आती है बात, अल्प प्राण है या महाप्राण? अब इसमें भी रूल था, जो सेकंड और फोर्थ कॉलम होता है वो महाप्राण होता है, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ कॉलम अल्प प्राण होता है। और वैसे भी आप ये बोल के देखिए ना, काम खत्म। घ, घ जो है अंदर से पूरा बल निकलता है उसमें, तो ये महाप्राण होती है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन है आपका सेकंड ऑप्शन, ये सघोष और महाप्राण है। आगे देखिए, निम्न में से कंठ्य ध्वनियां कौन सी हैं? ये भी अच्छा प्रश्न है, और पेपर में ये भी डिस्क्रिप्टिव पेपर में प्रॉपरली आ सकता है कि कंठ्य ध्वनियां किन्हें कहते हैं। जैसे पीछे आपने देखा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में महाप्राण ध्वनि आया हुआ था, हो सकता है वहां पर महाप्राण ध्वनि की जगह कंठ्य ध्वनि आ जाए। तो पेपर में आपको पता होना चाहिए कंठ्य ध्वनियां कहते किन्हें हैं, कि ऐसी ध्वनियां जो सीधे कंठ से निकलती हैं। अब देखते हैं और कौन सी हैं, पहले तो मैं ये देखने। और कंठ्य ध्वनियां आपको याद होगा, एक तो अ, आ, वो है। दूसरा आपका जो क वर्ग है, और इसमें ग, घ, यही क वर्ग को बिलोंग करते हैं। तो डेफिनेटली हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो फर्स्ट ऑप्शन है, क्योंकि च, छ, इसकी जो ये ध्वनियां तालव्य ध्वनियां हैं। ह, त जो है वो दंत ध्वनि है, और ह जो है वो स्वर यंत्रीय है। प, ब या हमारी ओष्ठ ध्वनियां हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से अयोगवाह कौन सा है? अब अयोगवाह जानते हैं आप, दो ही हैं, विसर्ग और अनुस्वार। अब इसमें आपके पास और तो कुछ दिया नहीं हुआ, विसर्ग ही है, अनुस्वार नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास फर्स्ट ऑप्शन ही है, विसर्ग। तो आई होप अभी तक जितने भी अपने क्वेश्चन किए, 3 प्रीवियस ईयर वाले और 6 अभी जो नॉर्मल क्वेश्चंस किए, उनमें आपको किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं है। और बाकी भी जो हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो, प्लीज आप इस वीडियो के नीचे अपनी क्वेरी जरूर डालिएगा। आगे देखिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अपहरण शब्द में प्रयुक्त मुख्य स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? चलिए, सबसे पहले तो ये जो शब्द है ना अपहरण, इस शब्द में प्रयुक्त
मुख्य स्वर कौन सा है? अभी तक हमने मुख्य या गौण स्वर तो कुछ ऐसा किया ही नहीं है, फिर इसमें कौन सा अंतर पड़ गया? अब अगर ये ना एक ट्रिकी क्वेश्चन है, ये सिर्फ स्टूडेंट के माइंड से खेला जा रहा है। आप सीधे सीधे कर देखें, आप हरण, ये पूरा जो शब्द है इसमें केवल एक ही स्वर है जो हर जगह प्रयुक्त हुआ है। स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, औ। आपको किसी भी प्रकार की मात्रा इस शब्द में दिख रही है? नहीं दिख रही है। आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, री की मात्रा कुछ नहीं है। और ये मत सोचिए यहाँ पे अ लिखा हुआ है इसलिए, ये जो प है उसमें भी अ छिपा है, ह में भी अ छिपा है, र में भी अ छिपा है और ण में भी अ छिपा है। यानी कि इस पूरे शब्द में जो प्रयुक्त मुख्य स्वर है वो कौन सा है? वो है अ। और अ का उच्चारण स्थान क्या होता है? वो होता है आपका कंठ। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका फर्स्ट ऑप्शन। अब समझ में आया आपको कि कभी कभी क्वेश्चन इतना सिंपल होता है लेकिन सिर्फ स्टूडेंट के माइंड से जैसे कहते हैं ना खेला होवे, कि जो है खेल खेला जाता है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन दे दिया जाता है, देखा जाता है कि स्टूडेंट का प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है। आगे देखिए, जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है वे होते हैं, क्या होते हैं वो? अघोष स्वर, प्लुत स्वर, ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर। तो अघोष स्वर ऐसे नहीं होते हैं, प्लुत, ह्रस्व या दीर्घ। तो डेफिनेटली जिन्हें कम समय लगता है वो होता है ह्रस्व स्वर। इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका थर्ड ऑप्शन, क्योंकि ह्रस्व स्वर में सबसे कम समय लगता है, उससे ज्यादा समय लगता है दीर्घ स्वर में, और उससे भी अधिक समय लगता है प्लुत स्वर में, जैसे कि ओम। तो इसमें आपका प्लुत स्वर है। फिर प्रश्न आता है ओ कैसा स्वर है? अब ओ जो है वो दीर्घ स्वर है, उच्च स्वर है, ह्रस्व स्वर है या प्लुत स्वर है? तो याद रखिए, उच्च स्वर जैसा तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ये तो ऑप्शन ही गलत है। अब ओ जो है, हमने कहा था ना ह्रस्व स्वर केवल 4 हैं, अ, ई, उ, री, काम खत्म। बाकी जितने भी हैं वो आपके दीर्घ स्वर हैं, क्योंकि प्लुत स्वर में तो ये जो वर्णमाला में है उनमें से कोई है ही नहीं, वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट वो है। तो इसलिए अ, ई, उ, री के अलावा बाकी जितने भी स्वर हैं वो सारे दीर्घ स्वर हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका फर्स्ट ऑप्शन। फिर देखिए, प व्यंजन का क्या प्रकार है? अब प, पिछली बार हमने ऐसे ही एक प्रश्न किया था जिसमें था घ, अब है प। प जो है, सबसे पहले तो आप ये देखिए वो कौन से कॉलम को बिलोंग करता है। ये फर्स्ट कॉलम को बिलोंग करता है प। और जो पहला कॉलम होता है वो हमेशा अघोष और अल्प प्राण का होता है, तो इसलिए इसमें अघोष और अल्प प्राण, ये देखिए करेक्ट ऑप्शन है आपका थर्ड ऑप्शन, क्योंकि पहला और दूसरा कॉलम जो होता है अघोष होता है, और पहला, तीसरा और पांचवा कॉलम अल्प प्राण। तो इसलिए जो पहला है वो आपका अल्प प्राण भी होगा और अघोष भी होगा। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका थर्ड ऑप्शन प। आगे देखिए, य कैसा व्यंजन है? य, अब ये स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है या उत्क्षिप्त व्यंजन है? तो याद रखिए, स्पर्श व्यंजन कौन से थे? स्पर्श व्यंजन कुल मिलाकर 25 होते हैं, जो क से लेकर म तक होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये जो 5 वर्ग हैं जिनमें 5-5 वर्ण होते हैं, तो 5 इंटू 5 25 जो वर्ण हैं या 25 जो व्यंजन हैं वो आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं, जिनमें य का कोई स्थान नहीं है। लेकिन य, र, ल, व, ये चारों जो है ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं, क्योंकि ये बोलने के लिए आप अंदर से आवाज निकलती है, जैसे य, र, ल, व, अंदर से बोले जाते हैं ये। फिर ऊष्म व्यंजन ये नहीं होते, क्योंकि ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? 4, श, श, स, ह, जिन्हें बोलने में बहुत ही ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। और उत्क्षिप्त व्यंजन हमारे दो ही हैं, जिन्हें हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, ड़ और ढ। आगे देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। किस विकल्प में सभी मूर्धन्य ध्वनियां हैं? मूर्धन्य ध्वनियां, लेकिन उसके लिए पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा मूर्धन्य ध्वनियां होती कौन सी हैं। अगर आपको याद आ रहा हो, मूर्धन्य वो होती हैं जिसमें आपकी जो जीभ है, जिह्वा, वो टेढ़ी हो जाती है, गोल घूम जाती है। और ये कौन सी थी? ट वर्ग वाली, ट, ठ, ड, ढ,
क्योंकि इन सबको बोलने में आपको अपनी जीभ मोड़नी ही पड़ती है। लेकिन ऑप्शन ध्यान से पड़ेगा, क्योंकि अब जैसे ट तो इसमें भी है, ढ ड इसमें भी है, ड ढ इसमें भी है, ट ठ इसमें भी है। तो क्वेश्चन क्या है कि किस विकल्प में सभी मूर्धन्य ध्वनि है, यानी जितने भी आपको दिए हैं र त ट श ह, ये सारी की सारी मूर्धन्य होनी चाहिए। अब जो ह है वो कभी मूर्धन्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि ह में जीभ का कोई इस्तेमाल ही नहीं है। उसी प्रकार त जो है वो आपकी दंत्य ध्वनि है, जिसमें दांतों का प्रयोग होता है, जीभ ऐसे टेढ़ी नहीं मुड़ती है। तो पहला ऑप्शन गलत। फिर त थ द भी जो है वो दंत्य ध्वनि है, और उसी प्रकार जो च है, च तालव्य ध्वनि है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर ड ढ ड़ ढ़ और न, अब ये जो न है, वैसे तो ड़ और ढ उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं या उत्क्षिप्त ध्वनियां होती हैं, लेकिन फिर भी चलिए अगर इन्हें हम मूर्धन्य में ले भी लेते हैं, तो जो न है, न त थ द ध न, ये आपकी दंत ध्वनियां हैं या नासिक्य में आता है, ये आपकी मूर्धन्य ध्वनियों में नहीं आएगी। तो ये ऑप्शन भी गलत है। लेकिन ये देखिए ठ ट आगे पीछे लिख दिया सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, ट ठ ड ण, ये सारी आपकी मूर्धन्य ध्वनि है। लेकिन बात आती है श पे, ये जो श षटकोण वाला है ना, ये आपकी मूर्धन्य ही होती है ध्वनि, क्योंकि जो श शलगम वाला है उसका जो उच्चारण स्थान है वो है तालव्य, क्योंकि उसमें आपकी जीभ सीधी रहती है। लेकिन जो श है, श, इसका उच्चारण स्थान होता है श, जिसमें आप दोनों जो जीभों की जो दोनों साइड हैं, जीभ की दोनों साइड्स, वो मोमोज की तरह ऐसे अंदर फोल्ड कर लेते हैं, तो श इस प्रकार से बोला जाता है। तो इसलिए वो भी आपकी मूर्धन्य ध्वनि ही है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन है आपका फोर्थ ऑप्शन। फिर देखिए छ क थ फ ध्वनियां हैं कौन सी, अघोष, सघोष, अल्पप्राण या महाप्राण। और इसके लिए फिर वही सिंपल सा रूल जो हम आपको हमेशा बताते हैं। पहले तो इन चारों में देखिए सिमिलैरिटी क्या है। अब सबसे पहले तो छ जो क है, चलिए मैं कहती हूँ छ थ ये फिर भी बीच में आते हैं, लेकिन क सबसे पहले कॉलम में आता है। जो सबसे पहला कॉलम है वो महाप्राण का भी हो ही नहीं सकता, तो ये काट दीजिए। फिर जो पहला कॉलम है वो सघोष भी नहीं हो सकता, तो ये भी काट दीजिए। अब बचे अघोष और अल्पप्राण। अब क का तो हमें पता चल गया कि अघोष भी होता है, अल्पप्राण भी होता है। अब आते हैं फ पर। फ, प फ यानी कि सेकंड कॉलम। अब जो सेकंड कॉलम है, ठीक है ना, वो अल्पप्राण होता है या अघोष होता है, वो आपका महाप्राण होता है और अघोष होता है। तो यानी कि इन सब में सिमिलैरिटी क्या है, देखिए हमें थ और छ, मतलब चार जो थे उनमें से दो को तो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी, दो में ही हमने ट्रिक यूज करके सही उत्तर छांट लिया। तो मेन बात वही है कि थ्योरी तो सभी पढ़ते हैं, पढ़ाई सभी करते हैं, लेकिन ज्यादा मार्क्स किसके आते हैं, जो टाइम बचाता है, दिमाग से काम लेता है, ट्रिक्स लगाता है। तो इसलिए जो फ है यानी कि सेकंड कॉलम हमेशा महाप्राण होता है, वो अल्पप्राण नहीं हो सकता। इसलिए ये जो फ है ये आपकी अघोष है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, फर्स्ट ऑप्शन। आगे देखिए, हिंदी वर्णमाला के संयुक्त व्यंजनों के निर्माण में निम्न में से किस वर्ण का प्रयोग नहीं होता। अब जैसे देखिए यहां पर ना स्पेसिफिकली लिखा हुआ है हिंदी वर्णमाला के संयुक्त व्यंजन। तो हिंदी वर्णमाला के संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, क्ष, त्र, ज्ञ, और कहने के लिए श्र भी माना जाता है वैसे तो साइड में। तो क्ष, क और श, तो यानी ये दोनों तो होते हैं। फिर त्र, त और र, वो यहाँ पे नहीं है। फिर ज्ञ, ज और ईय भी यहाँ पे है। और श्र में श और र, लेकिन ट किसी भी संयुक्त व्यंजन का पार्ट नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका फोर्थ ऑप्शन, कि जो ट है उससे कोई भी वर्णमाला का संयुक्त व्यंजन नहीं बनता। आगे देखिए, ये देखिए अब देख लीजिए 16th क्वेश्चन पर हैं हम, और कुल मिलाकर 20 हमें प्रश्न करने हैं। तो यानी कि इसके बाद 4 प्रश्न और बचते हैं कुल मिलाकर। अब ए स्वरों का उच्चारण स्थान क्या है। आपको याद होगा कि हमने स्वरों का भी पढ़ा था कि जो आ है उनका उच्चारण स्थान होता है कंठ। फिर ई उनका जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है तालव्य। उसी प्रकार ए इनका जो होता है वो होता है कंठ तालु, क्योंकि ए में आपकी जीभ तो सीधी रहती है यानी कि तालव्य ध्वनि है, लेकिन गले से भी आवाज आनी ही आनी चाहिए।
तो इसलिए ये कंठ तालु होते हैं, ए। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका थर्ड ऑप्शन। उसके बाद हमसे पूछा गया है सघोष ध्वनियों में, अब सघोष ध्वनियों के बारे में पूछा गया है। श्वास वायु अधिक निकलती है, स्वर यंत्रियों में कंपन नहीं होता है, श्वास वायु कम निकलती है, या स्वर यंत्रियों में कंपन होता है। अब आपको याद होगा अघोष, सघोष और अल्प प्राण महाप्राण की परिभाषा क्या थी। अल्प प्राण और महाप्राण, प्राण यानी कि वायु, श्वास, तो ये जो श्वास वाला है ना, श्वास वायु अधिक निकलती है या कम निकलती है, ये आपका महाप्राण और अल्प प्राण ध्वनियों से संबंधित है। तो ये ऑप्शन तो पहले ही काट दीजिए। अब बचती है सघोष ध्वनियां, यानी कि स्वर यंत्रियों में कंपन होता है या नहीं होता। तो अघोष, घोष का मतलब क्या होता है, जब आवाज निकलती है, नाद या गूंज। तो गूंज के लिए स्वर यंत्रियों में यानी कि अंदर आपके जो गले का जो नीचे वाला पार्ट है और नीचे अंदर तक, वहां पर कंपन होता है या नहीं। तो डेफिनेटली होता है। जब आप ग बोलते हैं, घ बोलते हैं, ये आपकी सघोष ध्वनि है, तो इसलिए इनमें स्वर यंत्रों में कंपन होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका फोर्थ ऑप्शन। अब देखिए पूछा गया आपसे निम्न में से कौन सी तालव्य ध्वनियां नहीं हैं। ध्यान रखिएगा कौन सी तालव्य ध्वनियां नहीं हैं। तालव्य जिसमें जीभ सीधी रहती है। तो त थ, अब त थ जो है ये आपकी दंत ध्वनि है, क्योंकि इसमें ऊपर वाले जो दांत हैं वो आपको टच करने ही पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप ऊपर वाले दांत टच नहीं करेंगे, चाहे आगे से चाहे पीछे से, जैसे कि त, आप ना आगे वाले दांतों का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिए, जीभ को आगे टच होने ही मत दीजिए, फिर वो ना ट, वो फिर त नहीं रहेगा, वो ट टमाटर वाला ट बन जाएगा। तो इसलिए ये तालव्य ध्वनियां नहीं है, क्योंकि ये आपकी दंत ध्वनियां है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका फर्स्ट ऑप्शन। अब ई, ये आपकी तालव्य ध्वनियां हैं, क्योंकि इसमें आपकी जीभ जैसे सीधी रहती है। फिर च, छ, ज, झ, ये च वर्ग है, ये तालव्य ध्वनियां हैं आपकी। और श शलगम वाला, जो श षटकोण वाला था वो तो मूर्धन्य ध्वनि थी, लेकिन जो श शलगम वाला है वो आपकी तालव्य ध्वनि है। उसी प्रकार य जो है, वैसे तो ये अर्ध स्वर है, लेकिन फिर भी इसका जो उच्चारण स्थान है वो हम तालव्य लेते हैं, क्योंकि य बोलने में आपकी जो जीभ है वो अधिकतर सीधी ही रहती है। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर है आपका त थ, जो कि तालव्य नहीं अपितु दंत ध्वनियां हैं। फिर देखिए निम्न में से किस शब्द में द्वित्व व्यंजन का प्रयोग है। चलिए अब इसके लिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि द्वित्व व्यंजन कहते किसे हैं। द्वित्व व्यंजन नाम से स्पष्ट है, द्वित्व यानी कि दो बार जो आया हो, जहां पर एक ही व्यंजन दो बार आता है, जैसे एक आधा एक पूरा, तो वो इनमें से किसमें है, ये देखिए वो इसमें से सेकंड ऑप्शन में, उल्लेख में, क्योंकि इसमें आधा ल पूरा ल इस प्रकार से। फिर जैसे कच्चा, तो उसमें च जो है दो बार आया है, गल्ला उसमें ल दो बार आया है, उसी प्रकार उल्लेख में ल दो बार आया है, इसलिए इसमें द्वित्व व्यंजन का प्रयोग है। अब जैसे यहाँ पे आधा च और छ है, एक आधा है एक पूरा है, लेकिन दोनों भिन्न व्यंजन है, तो ये आपके संयोग व्यंजन होते हैं। फिर तारीफ, इसमें फ केवल आगत व्यंजन है, और कपड़ा इसमें उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग है, लेकिन द्वित्व व्यंजन का प्रयोग केवल सेकंड ऑप्शन में है। तो अब इसलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो भी सेकंड ऑप्शन है। और हमारा आज का अंतिम प्रश्न कि निम्न में से किस शब्द का स्वरों का गलत प्रयोग हुआ है। किस शब्द में स्वरों का गलत प्रयोग हुआ है। अब ये चीज आपको बहुत ध्यान से देखनी होगी, क्योंकि जैसे पहला शब्द है दांत, दांत जो है, अब इसमें ना आपको उच्चारण देखना होगा कि शब्द का उच्चारण कैसे कर रहे हैं आप। ये जो दांत है, इसमें आपको लगता है कि क्या कोई गलती है स्वरों से संबंधित। दांत, आ स्वर सही है, त में अ स्वर सही है, अनुनासिक आएगा या अनुस्वार आएगा। आपको याद होगा अनुनासिक और अनुस्वार के प्रयोग में मैंने आपको क्या बताया था, जहां पर आपको लगे कि गले से ही निकल रही है आवाज ज्यादा, जैसे कि है दांत, तो आप दांत बोल सकते हैं, आपको दांत करके नहीं बोलना है। हाँ, अगर हम कहते हैं दंत, जैसे कहते हैं ना दंत मंजन, तो दंत में द में अनुस्वार आएगा ऊपर एक सिंगल बिंदु, लेकिन जहां पर दांत आता है तो दांत में गले से आवाज निकलती है, इसलिए ये बिल्कुल सही है। फिर आता है हंस। अब जैसे कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे मैम यहाँ पे गलती हो सकती है क्योंकि ऐसा तो हंस भी होता है, लेकिन हंस में भी कोई ऐसी गलती तो नहीं है ना, यहाँ पे हम कंपैरिजन तो नहीं करें ना, तो इसलिए हंस जो होता है पक्षी,
ये अपने आप में बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है इसमें। फिर है कुरूप। अब यहां पर देखिए, यहां पर है गलती। कुरूप में क को तो छोटे ऊ की मात्रा आएगी, लेकिन र को, ये जो है, देखिए आपको ना इसमें स्पेलिंग पता होना चाहिए। ये होता है छोटा ऊ जब र के साथ हम करते हैं, और ये होता है बड़ा ऊ जो इस तरह लंबा जाता है, और यहाँ पे र के साथ छोटा ऊ लगा हुआ है। जबकि जब हम क्या कहते हैं कि तुम्हारा रूप बहुत अच्छा है, रूप लंबा जाता है, ऊ दीर्घ स्वर, तो यहाँ पे र को छोटे ऊ की नहीं अपितु बड़े ऊ की मात्रा लगनी थी, तो गलती यहाँ पर है। उसी प्रकार बांटना, हम ये नहीं कहते बांट, बांट नहीं कहते हम कि न पर बहुत फोकस आएगी, अनुस्वार है, हम कहते हैं बांटना। बांटना में हम गले से हमारे ध्वनि निकल रही है सीधे, तो यहाँ पर अनुनासिक बिल्कुल सही प्रयुक्ति है उसकी। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका थर्ड ऑप्शन, जिसकी सही वर्तनी होगी ये, जहाँ पे छोटे ऊ की जगह बड़ा ऊ आना था। तो ये देखिए, इस प्रकार से वर्तनी के प्रश्न भी आपको पेपर में आजकल बहुत आते हैं, 10-10, 12-12 मार्क्स के आते हैं। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी तो व्याकरण का शुभारंभ है। मैं आशा करती हूँ कि जैसे जैसे हम और अभ्यास प्रश्न करते रहेंगे, नए नए टॉपिक्स करते रहेंगे, तो आपको ये सब चीज़ें अच्छे से क्लियर होती रहेंगी। चलिए, तो इसी के साथ हमारा ये जो सेशन है वो यहीं पर समाप्त होता है। ये वीडियो में हम आशा करते हैं कि जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी, जितनी आपके साथ डिस्कस की, वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो उसके लिए हमारी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, वेबसाइट सब आपके सामने है, इसे आप नोट कर सकते हैं। और इसी के साथ आप हमें विदा दीजिए। इस आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं कि आप आगे आने वाले हमारे वीडियोस भी देखेंगे और हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखिए। इसी शुभकामना के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।